हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सोनी। आज आप सबके लिए इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका वेटेज भी तुलनात्मक रूप से काफ़ी कोर सब्जेक्ट का वेटेज होता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो अराउंड 20+ नंबर का ये आता है, मतलब 20+ क्वेश्चन इसमें आते हैं। करीब 40 नंबर का उसमें आता है, 40। ऐसे ही मेंस में भी इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है, सेकंड पेपर में आता है। हम ये सब चीज़ें देखेंगे, ये देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्या वेटेज रहा है लास्ट 10 ईयर्स में, और हमें कैसे इसको प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी की। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। तो देखो, सिलेबस में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। उसमें हम इसकी हिस्टोरिक अंडरपिनिंग देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ। देन हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं। उसके बाद क्या अमेंडमेंट्स अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट प्रोविज़न एंड बेसिक स्ट्रक्चर की, कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और ऐसे कौन से स्पेसिफिक प्रोविज़न अभी तक आए हैं दैट वी विल कवर इन दिस हेड। उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। Then we will see the issue and challenges pertaining to the federal structure, कि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या इशू हैं, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और हम उनको कैसे एड्रेस करेंगे। जैसे कि बहुत सी कमेटीज़ के लिए बनती हैं, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट के जो 3 विंग होते हैं, 3 टायर गवर्नमेंट हमारे इंडिया में चलती है, तो उसका किस तरीके से पावर का डिवोल्यूशन होता है और फाइनेंस कैसे पहुंचता है वहां तक। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम्स हैं या बहुत सारे फीचर्स को अदर कंट्री के साथ, कि हमारे देश में किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है और देशों में किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, हमने वो चीज़ें क्यों अडॉप्ट नहीं की, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो उनके बीच में कैसे पावर का डिस्प्यूट हो, मतलब पावर सेपरेशन है, और कैसे अगर डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, कि वो कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कैसे फंक्शन करती है, कोड ऑफ बिजनेस क्या है, पावर एंड प्रिविलेजेस, और उसमें अगर कोई इशू अराइज हो रहा है तो वो क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, है ना। तो ऐसी चीज़ें हम देखेंगे कि ये कैसे अपॉइंट होते हैं और इनकी पावर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं या नहीं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, मतलब ये पार्ट जो है हमारा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से डील करता है। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्रेशर ग्रुप का क्या रोल होता है हमारे इंडिया में, और कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो अपनी बात को गवर्नमेंट से मनवाते हैं। उनके अलग अलग तरीके के भी होते हैं, कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात हम इसके बाद करेंगे।
उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके सैलिएंट फीचर, इस पे कई बार क्वेश्चन भी आया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल बॉडी होती हैं बहुत सारी, जो सेपरेटली मतलब सुप्रीम कोर्ट से अलग करके बनाई गई हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो जो बॉडी हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की देखेंगे। ऐसे ही अलग अलग तरीके की कई बॉडी बनाई गई हैं अलग अलग तरीके के इशू को हैंडल करने के लिए। हाँ, ये देखिए, ये मैंने इसीलिए लिया हुआ है, ये हमारा जो है यूपीएससी प्रीलिम्स का डेटा है। यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो मैंने सारे सब्जेक्टों का एक साथ ही ले लिया कि आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि और सब्जेक्टों का वेटेज क्या होता है और हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए, पॉलिटी का अगर आप देखेंगे 2021 में 14 क्वेश्चन आए थे। मैंने आपको क्या बोला था कि करीब 20% तक वेटेज रहता है। 14 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, कम क्वेश्चन नहीं है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत डिसेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी बहुत आसान आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। 17 इसी तरीके से इसका ट्रेंड है, अप्रॉक्सीमेट अप्रोचिंग टू 20। तो ये तो है प्रीलिम्स का। मेंस का हम देखेंगे तो मेंस में देखिए आप, ये जो है ये पॉलिटी के क्वेश्चन है केवल, है ना, कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए। पॉलिटी मतलब कि ये गवर्नमेंट, पार्लियामेंट वगैरह से रिलेटेड। और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला अलग पार्ट है, ये आप देखिए 5-5 क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन इसमें ये सेपरेटली मैंने नहीं लिखा है कि कौन सा 10 नंबर का और कौन सा 15 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आप सोचिए अगर 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर 10 के भी मान के चलें तो 50 नंबर अकेले यहाँ से पॉलिटी से, और ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन से तो करीब 100 नंबर और 100+ का ही पॉलिटी आता है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस पे अब हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो डिस्कशन शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लॉ हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एक्ट के बारे में अगर आप जानते हो तो ये एक्ट जो है 1872 में बना हुआ है, जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा एक एक्ट है इंडियन पेनल कोड, ये तो हम सब जानते हैं, आईपीसी। ये बना हुआ है 1860 में, मैकाले वगैरह ने बनाया था। तो अब हमारा को आपसे क्वेश्चन ये है कि जब ये लॉ 1860 और 1872 में बने हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बने हैं, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या ये लॉ, हम ये नहीं कह सकते कि ये लॉ ब्रिटिश का हैंगओवर है या आज भी हम ब्रिटिश के बनाए हुए लॉ को ही फॉलो कर रहे हैं? ये क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में आएगा। लेकिन देखो, इनका आंसर ये है दोस्तों कि ऑफकोर्स ये लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या तो वायलेट कर रहे हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्योंकि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ ऐसे भी लॉ थे जिनको हमने अडॉप्ट कर लिया है। तो ये वो लॉ है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है, जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। और ये अडॉप्ट जब किया है तो हमने अपने अकॉर्डिंग इसमें एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन का भी ध्यान रखा है। तो इसीलिए ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, हम ऐसे नहीं कह सकते। क्योंकि देखो, आपको आगे पता चलेगा कि कोई भी लॉ जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कर सकता है। लेकिन अंग्रेज़ों के बनाए हुए बहुत से ऐसे लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे
अगर हम उनको ले आएँ, और ये लॉ भी उनमें से एक है, फिर भी हमने इसको लिया तो हमने क्या किया, इसमें मॉडिफिकेशन की है, अपने अकॉर्डिंग इस लॉ को बनाया। अगर हमें लगता था कि ये प्रोविज़न ठीक नहीं है, इससे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो हमने उस प्रोविज़न को हटा दिया है। और अगर हमें लगा कि ये प्रोविज़न बेटर है, अभी हमारी ज़रूरत है इसको, तो हमने उसको रखा। तो ये थोड़ा अगर आपसे कभी पूछा जाए ऐसे, तो उसके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसी डेफिनेशन आपको ईजिली हर जगह नहीं मिलेगी दोस्तों। तो देखो क्या लिखा है मैंने, मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, इसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल, देखो ये टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये एक फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है ना। इट इज़ अ फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी है, लॉ ऑफ नेशन दैट इस्टेब्लिशेस द कंसेप्शन, करेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये 5 टर्म यहाँ पे यूज़ हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल। तो फंडामेंटल मीन्स क्या, कि ये बेसिक है। अगर कोई भी लॉ आप बना रहे हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो या फिर किसी भी तरीके का लॉ हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। ऐसा उसका लॉ का कोई भी प्रोविज़न नहीं हो सकता है जो कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। तो इसीलिए इसको फंडामेंटल माना जाता है कि मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो यू हैव टू लुक द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, कि आपका जो भी लॉ बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन ना करे। दूसरा चीज़ है ऑर्गेनिक लॉ। दो ऑर्गेनिक का मैंने यहाँ पे बताया है कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि लाइक अ लाइफ, जैसे हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मीन्स कि वो बढ़ रही है, वो उसकी भी एक लाइफ है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऑर्गेनिक है। कैसे ऑर्गेनिक है, देखो अगर ऑर्गेनिक नहीं होता, ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप पेज बढ़ते जाएंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा, ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पे ये है कि हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं, हमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसीलिए वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि समय के साथ वो अपने आप को अपडेट कर रहा है, दैट इज़ ऑर्गेनिक। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन देता है, वो भी तो एक हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई इंटरप्रिटेशन दे दिया तो वो इटसेल्फ अ लॉ बन जाता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक है। तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल भी है और ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन भी है। अब ये क्या क्या इस्टेब्लिश करता है, द कंसेप्शन, कंसेप्शन मीन्स कि गवर्नमेंट इसको देख करके कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकता है, कोई भी काम इनिशिएट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि इलेक्शन से रिलेटेड लॉ आपको बनाना है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कैसे होगा, कौन कौन व्यक्ति वोट कर सकता है, कौन कौन व्यक्ति इलेक्शन को लड़ सकता है, कौन जो है वोट दे सकता है, कौन लड़ सकता है, ये सारी प्रोविजंस, इन सारी चीज़ों का जो डेटा है, कैसे करना है किसी काम को, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको इनिशिएट करना है, ये सब चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो इसीलिए ये एक कंसेप्शन इस्टेब्लिश करता है। ये करेक्टर भी इस्टेब्लिश करता है। कैसे, करेक्टर कैसे इस्टेब्लिश करता है कि ये आपको बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा नेशन कैसा है, कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारा नेशन सेकुलर है, हमारा नेशन सोवरन है, हमारा नेशन सोशल है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलता है, करेक्टर से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। उसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात भी यहीं से पता चलती है कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमने 3 चीज़ें देखी कि ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है कि लाइक अ लाइफ, तो इसमें अमेंडमेंट हो जाए। तो ये डेफिनेशन आपको होपफुली समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन दैट इस्टेब्लिश द कंसेप्शन, करेक्टर एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो डिफाइन द सोवरन। तो ये वाले पहली डेफिनेशन समझ में आएगी। दूसरा आपका है कि इट ऑल्सो डिफाइन द सोवरन पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड
द मैनर ऑफ दीज पावर आर टू बी एक्सरसाइज। भाई ये क्या करता है कि सोवरेन पावर भी गवर्नमेंट की डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ भी कर सकता है, जो भी उसकी पावर है। गवर्नमेंट की बहुत सी पावर है, गवर्नमेंट आपको पकड़ के जेल में डाल सकता है, गवर्नमेंट आपको फांसी पे लटका सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका मैनर जो है वो इम्पोर्टेंट है। और वही जो है गवर्नमेंट को आर्बिट्री होने से रोकता है कि मैनर क्या है। आपको अरेस्ट तो कर सकते हैं बट उसके लिए कुछ ग्राउंड हैं। आपको ऐसे ही नहीं बोल दें कि मेरा मन कर रहा है तो चलो आपको अरेस्ट कर लेते हैं। देयर आर सम ग्राउंड, और उसी ग्राउंड के बेसिस पे वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि गवर्नमेंट को जब पावर दे रहे हैं तो साथ में उसको एक्सरसाइज करने के तरीके भी बताएं कि हाउ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि अरेस्ट आपको कर सकते हैं लेकिन ग्राउंड चाहिए। सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है, लेकिन एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है कि जब स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो एक प्रोसीजर है, जब वो प्रोसीजर फुलफिल होगा देन ओनली सेंटर गवर्नमेंट डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, अदरवाइज नॉट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ कहीं पे भी लिखोगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये शब्दों का मतलब हमने आपको इसलिए समझाया कि आप इसको भूलेंगे नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कॉन्स्टिट्यूशन की एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रूल बुक है। ऑफकोर्स इसमें सारे नियम लिखे गए हैं कि हमें क्या क्या रूल फॉलो करने हैं नेशन के, और या हम ऐसे कह सकते हैं कि रूल बुक ऑफ नेशन और सुप्रीम या मदर लॉ ऑफ लैंड। तो ये भी एक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम अब दो चीज़ों में कंपैरिजन करने वाले हैं। अभी तक हमने ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन सिंपली तो हम समझ गए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कस्टम और लॉ में। तो देखो कस्टम, आप जानते होंगे कि कस्टम क्या होता है। कोई ऐसी चीज़ जो हम नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं, हमारे समाज में प्रैक्टिस होती है, बट वो लॉ नहीं है। जैसे बहुत सी, जैसे दिवाली की आ रहा है तो दिवाली की हम लोग पूजा करते हैं, तो वो एक कस्टम है, बट ये कंपल्सन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको दिवाली की पूजा करनी ही है। आप दिवाली हो सकता है डिफरेंट तरीके से मनाते होंगे, पटाखे फोड़ के, कोई किसी गरीब की मदद करके मनाता है, तो अपने अपने अलग तरीके हैं। तो ये कस्टम है, ये लॉ नहीं है। ठीक है, तो कस्टम वो होते हैं जो कि समाज में प्रेवेलेंट होते हैं और उसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं होती है। जैसे कि ये कस्टम साउथ इंडिया में या फिर कुछ कुछ कम्युनिटी में ऐसा चलता है कि वो अपने कज़न से भी शादी कर सकते हैं, तो ये एक कस्टम है उनका। लेकिन देखो कज़न से शादी करने में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है किसी भी प्रोविज़न का, इसीलिए ये कस्टम है और कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठाता है। मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये एक कस्टम है। दूसरा कस्टम क्या है कि पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री भी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न का वायलेशन नहीं करता है। जैसे जहाँ पे भी पॉलीएंड्री चलती है या पॉलीगैमी चलती है तो दोनों लोग अपनी स्वेच्छा से ऐसा करते हैं, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सती प्रथा थी हमारे कंट्री में पहले, तो उसमें क्या होता था सती प्रथा में कि अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी मरना होगा। ये क्या है, वाइफ के साथ गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि उसकी राइट टू लाइफ जो है वायलेट हो रही है। और राइट टू लाइफ जो है वायलेट नहीं कर सकते भाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राइट टू लाइफ आप कैसे वायलेट कर सकते हैं, तो फंडामेंटल राइट है, और जब ये फंडामेंटल राइट है तो हम इसको वायलेट कर नहीं सकते। अब वायलेट नहीं कर सकते तो इस प्रोविज़न को हमें हटाना पड़ेगा। ये कस्टम था पहले, लेकिन चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को वायलेट कर रहा था इसीलिए ये अब कस्टम नहीं रहा। अगर कोई सती प्रथा प्रैक्टिस करता है तो उसको लॉ के अगेंस्ट पनिश किया जाएगा। इसके बाद नो एंट्री ऑफ वुमेन इन टेम्पल्स। ऐसा भी होता था, कई टेम्पल्स में आप देखोगे कि वुमेन की एंट्री जो है नहीं होती थी, तो ये भी गलत है क्योंकि राइट टू इक्वलिटी यहाँ से वायलेट हो रही है।
तो जब राइट टू इक्वलिटी वायलेट हो रही है तो ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये प्रोविज़न भी बहुत जगह हटा दिया गया है कि अब वुमेन हर जगह जा सकती है। लेकिन कुछ टेम्पल्स, इफ़ आई एम राइट, तो कुछ टेम्पल अभी भी हैं जहाँ पे ऐसा नहीं है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहे हैं और उसका देखते हैं डिसीजन किस पक्ष में आता है। अगर कुछ जेन्युइन रीज़न है तो ऑफकोर्स नहीं, मतलब अलाउ नहीं किया जाएगा वुमेन को, अदरवाइज़ इनको मना करना बेकार ही है, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। चाइल्ड मैरिज जो होती है वो भी अभी भी कई एरिया में प्रेवेलेंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैकिंग है, मतलब इसको कोई भी चाइल्ड मैरिज को गलत सही नहीं बोल सकता है। और अगर आप कंप्लेन कर दोगे तो उनको पनिश भी किया जाएगा, क्योंकि चाइल्ड मैरिज में राइट टू लाइफ का तो वायलेशन होता ही है, साथ में जो बच्चे हैं जिनका इतने कम उम्र में आप शादी कर देते हो उनका एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है, उनके एक्सप्लॉइटेशन का भी राइट जो है जा रहा है। साथ में जो है संथारा एक प्रैक्टिस चलती है जो जैनिज़्म में चलती है, और इसको स्टारवेशन भी बोलते हैं, कि मतलब वो अपनी स्वेच्छा से डेथ के लिए जाते हैं भूखे रह करके, लेकिन उसकी एक एज लिमिट है 80 के बाद। इसीलिए ये शायद सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं किया है कि 80 के बाद एक इंसान अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी लेता है और वो खुशी खुशी अपना देह त्यागना चाहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। नहीं तो राइट टू लाइफ का इशू आ सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ बोला नहीं है इस कस्टम के बारे में। इसके बाद कुछ लॉ होते हैं, लॉ ऐसे होते हैं जो ना कि जो कस्टम नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं है, अलग से बनाए गए हैं। लेकिन ये जो लॉ हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को वायलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके बाद जैसे RTI है, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, MG नरेगा है, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट है, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। कोई भी एक्ट जो है, ये एक्ट हम अपने गवर्नमेंट जो नॉर्मल दिनचर्या है या फिर जो नॉर्मल वर्क हैं उनको, या कुछ वेलफेयर स्कीम्स के लिए ऐसे लॉ बनाती है। लेकिन ये लॉ, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लॉ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रोविज़न को। अगर ऐसा होगा तो इनको जो है क्या कह दिया जाएगा कि ये लॉ बेकार है, नल एंड वॉइड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखो दोस्तों, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो हमने समझा कि बहुत से ऐसे कस्टम हैं जो प्रेवेलेंट होते हैं, लॉ भी हैं जो प्रेवेलेंट होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सुप्रीम लॉ है लैंड का, जिसमें क्या होगा कि अगर किसी और लॉ को या कस्टम को यहाँ पे एग्जिस्ट करना है इंडिया में, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो कस्टम होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो लॉ होना चाहिए, अदरवाइज़ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली किया जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता कि कोई भी चीज़, चाहे वो कस्टम हो चाहे वो लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये भी देखो क्यों ऐसा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लीगल सैंक्टिटी है जो अपनी पावर पीपल ऑफ इंडिया से डायरेक्टली लेता है। पावर है और अथॉरिटी है, पीपल ऑफ इंडिया से डायरेक्टली रहता है, ऐसा हम प्रेम्बल में देखते हैं। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी कहा है कि भाई हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो इंडिया के बिहाफ पे बनाया है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपनी पावर जो है पीपल से ड्राइव कर रहा है। आगे चलते हैं अब दोस्तों, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? किसी को आइडिया है तो भाई कमेंट में बताओ क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नहीं तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी या फिर किसी चीज़ को बहुत अच्छे से, डेमोक्रेसी स्पेशली अच्छे से इंश्योर करने के लिए ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन
का मतलब हमने आपको बताया कि लिमिटेड गवर्नमेंट भी होता है, लेकिन कैसे? आप एक बात सोचिए, ऐसे बहुत से कंट्री होंगे और हो सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए नॉर्थ कोरिया का आप एग्ज़ाम्पल लीजिए। नॉर्थ कोरिया का जो शासक है वो चाहे तो वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बन जाएगा, लेकिन क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है? वहाँ के लोगों के पास फंडामेंटल राइट है? नहीं। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो कहा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा, उतनी अच्छी डेमोक्रेसी होगी, उतना अच्छा रूल ऑफ लॉ होगा। और वही जो कंडीशन मैं आपको बताऊँगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है, तो अगर वो चीज़ वहाँ पे होगी तो चीज़ें बहुत अच्छी होगी, वहाँ पे फ्रीडम बहुत होगा, लोगों की सुनी जाएगी, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे गवर्नमेंट लिमिटेड होती है। मतलब कि गवर्नेंस का इस तरीके से सेटअप किया जाता है जिससे कि पावर जो है रिस्ट्रिक्ट की जाती है उनकी, और आर्बिट्री पावर ना हो उनके पास। कि मतलब वो अपना, कोई भी इंसान पावर का मिसयूज़ ना कर सके, उस तरीके का गवर्नेंस का हम सेटअप करते हैं। और उसी सेटअप्स को हम कहते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट है, क्योंकि किसी वन पर्सन के हाथ में हम ज़्यादा पावर नहीं दे रहे हैं। अगर हम किसी पर्सन के हाथ में ज़्यादा पावर नहीं देंगे तो इसका मतलब यही है कि पावर लिमिटेड हो गई है, और वही लिमिटेड गवर्नमेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये देखो, मैंने बताया कि अनलिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। अनलिमिटेड गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर जो है या तो एक के हैंड में या कुछ सेलेक्टिव और फ्यू इंडिविजुअल के हाथ में जो है पूरी पावर होती है, और वो उस पावर के थ्रू क्या कर सकते हैं। अब जब पावर कुछ लोगों के हाथ में है और ना उनके पास चेक बैलेंस है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ पूछ नहीं सकता है, तो वो क्या करेंगे, उन पावर को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो उससे किसका नुकसान होगा? मासेस का नुकसान होगा, करप्शन होगा, और भी अदर प्रॉब्लम्स होंगी। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अकेला कॉन्स्टिट्यूशन होने से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो जाता है। डिक्टेटर जो है खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और अपने आप को अनलिमिटेड पावर दे सकता है, लेकिन ऐसा करने से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फिर कैसे इंश्योर होता है, ये पॉइंट मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है गवर्नमेंट पे तो रिस्ट्रिक्शन लगाता ही है कि अपनी पावर को अननेसेसरली और आर्बिट्रली यूज़ ना कर सकें। साथ ही साथ पीपल्स पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जिससे पीपल भी एनार्की में ना टर्न हो जाए। कि पीपल जो चाहे वो कर रहे हैं, उन पे भी तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और ये सब चीज़ें आपको आगे चल के बहुत अच्छे से कनेक्ट कराऊंगा मैं। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट है, तो कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। देयर आर द सम एक्सेप्शन इन दैट, सम रिस्ट्रिक्शन इन दैट। वाई? बिकॉज ये रिस्ट्रिक्शन इसीलिए है कि आप जो है एनार्की में ना चले जाएं, आप जो है हावी ना हो जाएं गवर्नमेंट पे। तो आपको राइट तो हैं बट उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। तो अब देखो प्रोविज़न, क्या ऐसे प्रोविज़न है जिससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो पहली चीज़ है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जहाँ पे लॉ का राज हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर भिखारी हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर कोई लेबर फोर्स हो, सबके लिए लॉ सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है तो उसके लिए अलग लॉ लगेंगे, बिजनेसमैन है उसके लिए अलग लॉ लगेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, जहाँ पर रूल ही सुप्रीम है, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ द डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन।
कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिकली बना होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बात करी कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लोगों ने मिल कर के बनाया है। कोई इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन बना करके, यानी कि डिक्टेटर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है और बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन होना और ना होना बराबर ही है। इसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेपरेशन ऑफ पावर। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में भी ये चीज़ थोड़ी कम है, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव विंग ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी ही होती है और जुडिशरी कम्प्लीटली सेपरेट है, जबकि यूएसए में ये तीनों कम्प्लीटली सेपरेट हैं। तो जितना ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है तो उसका चेक और बैलेंस लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करता है तो लेजिस्लेचर उसको कंट्रोल कर सके एंड वाइस वर्सा। इसके बारे में अभी एक चार्ट बनाया है, वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चेक और बैलेंस लगा सकते हैं एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर। इसके बाद फंडामेंटल राइट होने चाहिए। जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए कि अगर कोई भी लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने तो वो लॉ ऐसे नहीं होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू उसका होना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये देखा जाए कि गवर्नमेंट कहीं हमारे साथ गलत तो नहीं कर रही है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल जुडिशरी पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जुडिशरी कोई भी डिसीजन इम्पार्शियल फॉर्म में नहीं दे पाएगा, और जब डिसीजन ही पार्शियल डिसीजन होगा तो फिर कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर होगा। जिसकी पावर, उसका दबदबा, उसकी तरफ डिसीजन कोर्ट का, तो वो गलत हो जाएगा, तो तब भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर नहीं होगा। तो ये 4-5 कंडीशंस हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसी भी कंट्री में है। अब देखो ये मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें क्या है 3 विंग्स देखेंगे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो देखो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल करती है। तो लेजिस्लेचर क्या करती है, अगर एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो बजट पास नहीं करेगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। तो ये चेक और बैलेंस है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे चेक और बैलेंस लगा रही है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव कैसे लेजिस्लेचर पे लगाएगी कि लेजिस्लेचर अगर मान लो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव विल ब्रिंग सम लॉ, और जब लॉ आ गया तो लेजिस्लेचर उसको इम्प्लीमेंट करेगी, और उस इम्प्लीमेंटेशन में उसका जो भी वो अननेसेसरी थिंग्स कर रही है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे कैसे कंट्रोल करेगी, तो ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट के थ्रू, कि अगर जुडिशरी में सही फंक्शन नहीं कर रहे तो जज का ट्रांसफ़र कर देगी, अपॉइंटमेंट उसका किसी दूसरी जगह मतलब किसी और का अपॉइंटमेंट कर लेगी, या फिर उसके अपॉइंटमेंट में कुछ इशू करेगी। ये सब चीज़ें कर सकती है एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल कर सकती है, तो जुडिशरी जो है अगर एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए रिट जारी कर सकती है, ऑर्डर निकाल सकती है कि आपको ये काम इस डेडलाइन के अंदर करना है। ऐसा कई बार भी होता है, जैसे कि अभी मुझे अच्छे से याद है एक बार फूड ग्रेन का हुआ था, तो फूड ग्रेन सड़ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कि आप जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करिए इस फूड ग्रेन को अमंग द पुअर पीपल। इसके बाद हम बात करेंगे कि लेजिस्लेचर जुडिशरी पे कैसे कंट्रोल कर सकती है, तो रिमूवल के थ्रू कंट्रोल कर सकती है कि अगर जुडिशरी सही से फंक्शन नहीं कर रही है तो लेजिस्लेचर एक प्रोविज़न पास करके जज को रिमूव कर सकती है। और जुडिशरी कैसे कंट्रोल कर सकती है लेजिस्लेचर पे, कि अगर लेजिस्लेचर मान लीजिए कोई ऐसे लॉ बना रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी उस लॉ को ही नल एंड वाइड कर देगी या उसके प्रोविज़न को नल एंड वाइड कर देगी। तो ये जो है चेक एंड बैलेंस का एक अच्छा आपको चार्ट है। ऐसा चार्ट आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन देखो मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, कंटेंट से आप निश्चिंत रहिए। ये कंटेंट ऐसा है कि आप कहीं पे भी अगर तीनों ऑर्गन के बारे में कुछ भी पूछा जाता है आप इसको कोड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे विद दैट डायग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये हमारे चेक और बैलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में था। अब आगे चलते हैं। तो आगे आता है कि फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के।
तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन हम 3 हेड में देखेंगे कि नेशन के लिए क्या काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट के लिए क्या काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और सिटीज़न के लिए क्या काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले नेशन के लिए देखेंगे। तो देखो नेशन के लिए सबसे पहले अगर देखे जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है कि हमारी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी कैसी है। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी ऑफ द नेशन सिंस इट इज़ एन ऑर्गेनिक लॉ इट वैलिडेट ऑल अदर लॉ ऑफ द कंट्री। ये तो सिंपल सी बात है, पहले ही बता चुके हैं आपको कि भाई नेशन के लिए काम करता है आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो है रिफ्लेक्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और ये एक ऑर्गेनिक लॉ है तो बाकी अदर लॉ को भी यही वैलिडेट करेगा। अब देखते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बनाता है, कैसे गवर्नमेंट को काम करना है, किस तरीके से उसकी इंटर रिलेशनशिप रहेगी। जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है तो सेंटर से कैसे रिलेशन रहेगा, सेंटर है तो स्टेट से कैसे रिलेशन रहेगा, या फिर सेंटर का ग्राउंड लेवल पे कैसे रिलेशन रहेगा, स्टेट का ग्राउंड लेवल पे कैसे रिलेशन रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है हमें। तो गवर्नमेंट के लिए ये काम करता है। एंड सिटीजन्स के लिए क्या बताता है, सिटीजन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आपके राइट क्या है और आपकी ड्यूटी क्या है। अगर आप राइट की बात करते हो तो साथ में आप ड्यूटी की भी बात करनी है। तो ये चीज़ें, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के, एक नेशन के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए और एक सिटीजन्स के लिए, मतलब हम और आपके लिए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखो फीचर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत हैं, हम उनमें से कुछ देखेंगे, लेकिन जो भी फीचर्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो है आपको अभी हो सकता है बहुत से फीचर्स समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा आपको सारे फीचर्स मैं जहाँ पे भी उनका यूज़ होगा आपको बताऊँगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन क्यों लेंथीएस्ट है। भाई और भी कंट्री हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसका इतना लेंथी नहीं है जितना इंडिया का है, ऐसा क्यों। तो हमने कहा देखो इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है जोग्राफिकल फैक्टर, कि इंडिया की जोग्राफ़ी बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल जोग्राफ़ी है थ्रू आउट द कंट्री, नहीं, बहुत डिफरेंट जोग्राफ़ी है। साउथ की जोग्राफ़ी अलग है, नॉर्थ ईस्ट की जोग्राफ़ी अलग है, नॉर्थ की जोग्राफ़ी अलग है, ईस्ट की जोग्राफ़ी अलग है। तो इसीलिए जोग्राफिकल फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है और इम्पॉर्टेंट रीजन बन जाता है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्टोरिक फैक्टर, कि हिस्ट्री हमारी ऐसी है, जैसे हमने 1935 के एक्ट से ही आज बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है, तो वो इसका एक एग्जाम्पल भी है कि वो एक हिस्टोरिक फैक्टर है कि हमने हिस्ट्री में हमारा जैसा चला आ रहा था हमने उस तरीके से ही इसको अडॉप्ट किया है। और 1935 का एक्ट तो ऑलरेडी इतना बल्कि था तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बल्कि हो गया। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स कि स्टेट के लिए भी इसमें प्रोविज़न है, इसके लिए प्रोविज़न, सेंटर के लिए भी इसमें प्रोविज़न है, इसमें इमरजेंसी वाले प्रोविज़न भी हैं, बहुत सारे प्रोविज़न इसी में दे रखे हैं एक ही में। जबकि जैसे यूएसए की बात करें तो उधर सेंट्रल का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसीलिए वहाँ पर लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ऐसे कंपैरिजन भी आपको इम्पॉर्टेंट होता है और मैं कोशिश वही करूँगा कि आपको ऐसे कंपैरिजन के साथ ही पढ़ाऊँ, क्योंकि तो कंपैरिजन से क्या है कि आपका बेस अच्छा बनेगा, आप चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे, आंसर को अच्छे से लिख पाओगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। देखो हम इस सोर्सेज की भी बात करेंगे आगे कि किस सोर्स से क्या लिया गया है, अभी के लिए ये इसका एक फीचर्स है। इसके बाद ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या रोल होता है, क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पॉइंट पर रिजिड है और कुछ पॉइंट पर बहुत फ्लेक्सिबल है, क्या इसके रीज़न है। जबकि बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे केवल रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, और क्या बेनिफिट होते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीज़ें हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम होती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन केवल रिजिड है।
हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, जहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे और बताएंगे भी कि किस देश में कैसी कंडीशन है। इसके बाद फेडरल सिस्टम है बट यूनिटरी बायस है, ये भी एक मतलब फीचर्स भी है। और ये आगे चल के आप जब फेडरल और यूनिटरी फीचर्स पढ़ोगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा कि फेडरल सिस्टम तो है, फेडरल सिस्टम जैसे यूएसए में है, लेकिन यूनिटरी बायस है, पावर ज़्यादा सेंट्रल को है, स्टेट को नहीं। तो उसके भी अपने कुछ रीज़न हैं, जैसे कि जब इमरजेंसी लग जाती है, कुछ हिस्टोरिक रीज़न है, ये सब चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे और ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। आप निश्चिंत रहिए। बस ये टर्मिनोलॉजी अभी अगर आप थोड़ा याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें आपकी विद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, तो आप सभी जानते हैं। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं आपको आगे ही बताऊंगा। मैं आपको थोड़ा इसका मतलब बता देता हूँ कि पार्लियामेंट्री सोवर्निटी का क्या मतलब होता है। कि पार्लियामेंट जो है सोवरन है अपने फील्ड में। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉ बनाना। तो लॉ बनाने में पार्लियामेंट को फुल पावर है, वो जो चाहे वो लॉ बना सकती है। लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब यहाँ पे है कि जुडिशली अपनी फील्ड में सुप्रीम है। कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बना दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविज़न को वायलेट कर रहा है, तो वो उसको नल एंड वाइड कर सकते हैं। तो इसी का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आगे तो उसको पढ़ेंगे। ये मैंने टर्म का आपको मतलब समझा दिया जिससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद इंटीग्रेटेड मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपस में इंटीग्रेट है। इंडिपेंडेंट कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और इम्पार्शियल जुडिशरी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पर तो 2-3 लेक्चर बनेंगे और काफ़ी मज़ा भी आएगा। इसके बाद 3 टायर गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड रूरल गवर्नमेंट, रूरल और अर्बन गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म क्या है। कि तो क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, भाई हमने हर जगह से उठाया है। लेकिन उसके रीज़न भी हैं। हमने हर जगह से, देखो ये क्रिटिसिज्म भी है लेकिन आप इसके पॉजिटिव वे में भी दे सकते हो कि हमने हर जगह से उठाया, तो ये तो नहीं है कि हमने सब कुछ उठा लिया। हमारे लिए जो सूटेबल है वही तो उठाया। दूसरा है कि कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, उसका कार्बन कॉपी है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन पूरा कार्बन कॉपी भी नहीं है, हमें जो ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग हमने उठाया, सेम बात। फिर अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि गांधी चाहते थे, देखो ये पॉइंट अब उतना रिलेवेंट भी नहीं है, अगर हम चाहें इसको हटा भी सकते हैं। क्योंकि देखो गांधी चाहते थे कि रूरल का डेवलपमेंट हो, रूरल गवर्नमेंट बने, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये चीज़ नहीं हुई। बट अब तो लॉ आ गया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके थ्रू तो ये चीज़ हो रही है। तो ये पॉइंट उतना रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ थी कि गांधीयन का अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है। एलिफेंटाइन साइज। एलिफेंटाइन साइज मीन्स कि बहुत बड़ा है। अभी रीज़न आपको बताया कि बहुत बड़ा क्यों है, क्योंकि जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए बहुत बड़ा है। और माइनॉरिटी और माइनॉरिटी का भी उसमें ख्याल रखा गया। हर तरीके के प्रोविज़न तो हैं, इसीलिए लेंदी है। तो एक क्रिटिसिज्म में भी है, लेकिन उसके पीछे अगर आप रीज़न देखो तो वो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। और पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। लॉयर्स का पैराडाइज मीन्स कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो ज़्यादातर लोग लॉयर थे। एंड थैंक यू। तो ये आज हमने इतना डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फिर हमने थोड़ा सा कंपेयर किया कि कस्टम और लॉ में क्या डिफरेंस होता है और कैसे और कस्टम लॉ हो सकते हैं। कस्टम और लॉ कोई भी हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट करना ही पड़ेगा। देन वी हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देन
हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शन होते हैं। देन वी हैव शीन कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं और क्या क्रिटिसिज्म है। तो दोस्तों देखो, हमने ये लेक्चर बनाया है, काफ़ी कोशिश की है कि आपको कंटेंट अच्छा लगे। अगर आपको कुछ भी सजेशन या कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इतना अच्छा कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, आगे के लेक्चरों में हम आगे और भी कंटिन्यू करेंगे ये सब चीज़ें, और भी कोशिश करेंगे कि जितनी सिंप्लीफाई हो सके चीज़ें उतनी सिंप्लीफाई करें। साथ में आपको क्वेश्चंस और आंसर को भी लेकर चलेंगे कि क्वेश्चन आंसर कौन कौन से प्रीलिम्स में आए हैं और वो कितने इजी क्वेश्चन थे, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कोशिश करेंगे कि उनको लिख उनका आंसर राइटिंग भी आपको थोड़ा बहुत बताया जाए, क्लू दिया जाए कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आप इसको प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। और जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, कोई चीज़ ऐसी लगी है जो नहीं भी अच्छा लगा है, या कुछ आप चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या कुछ और चीज़ पे वीडियो बनाने चाहिए, तो प्लीज़ आप अपने सजेशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच।